हेलो एंड वेलकम। केमिकल काइनेटिक्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। मैं आशीष सिन्हा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, जो कि चैप्टर 3 है सीबीएसई सिलेबस में और चैप्टर 4 है बिहार बोर्ड के सिलेबस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़े थे। केमिकल रिएक्शन बताए थे, ये प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट करते हैं तो उसमें दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। वो होता है एक थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट या फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, और दूसरा होता है काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन। थर्मोडायनेमिक्स जो कि क्लास 11th में पढ़े थे, उसमें हम लोग पढ़े थे कि कोई भी रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, यानी कि किसी भी रिएक्शन की पॉसिबिलिटी होने की संभावना, वो हम थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से बता सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, केमिकल काइनेटिक्स टेल्स अबाउट स्पीड ऑफ द रिएक्शन। हाउ फास्ट और स्लो इज द रिएक्शन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। जैसे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जो कि थर्मोडायनेमिकली फिजिबल होते हैं, यानी थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से वो रिएक्शन जो होता है वो फिजिबल होता है, बट द सेम रिएक्शन मे नॉट अकर एट ऑल बिकॉज ऑफ काइनेटिक लिमिटेशन। दैट मीन्स कि वो रिएक्शन इतना स्लो होता है, दोज रिएक्शंस आर टू स्लो टू कंप्लीट, यानी कि इतना स्लो होता है कि वो रिएक्शन मानते हैं कि वो होगा ही नहीं। तो केमिकल काइनेटिक्स बताता है हाउ फास्ट और स्लो इज द रिएक्शन। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है विच डील्स विद स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड दियर मैकेनिज्म, यानी कि कोई भी रिएक्शन किस तरीके से होता है वो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से बता सकते हैं। यानी केमिकल काइनेटिक्स जो होता है वो मैकेनिज्म और द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन बताता है। स्पीड के आधार पे हम केमिकल रिएक्शन को क्लासिफाई कर सकते हैं तीन कैटेगरी में, स्पीड ऑफ रिएक्शन के हिसाब से। तो केमिकल रिएक्शन हो सकता है तीन तरीके का। एक कहलाता है वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, और दूसरा कहलाता है मॉडरेट फास्ट और स्लो रिएक्शन, और तीसरा जो होता है टाइप वो होता है वेरी स्लो रिएक्शन का। ठीक है, तीसरा टाइप हो गया वेरी स्लो रिएक्शन। अब वेरी फास्ट रिएक्शन क्या होता है? दोज रिएक्शंस विच अकर विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आर नोन एज वेरी फास्ट रिएक्शन, यानी कि जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हो उसको हम लोग कहते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन, है ना। तो ये क्या होता है? अकर विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम यानी बहुत कम समय में हो जाता है। ठीक है, और ये जो होता है, इट दीज रिएक्शंस आर नेदर टू फास्ट आर नेदर टू फास्ट नॉट टू स्लो, ना तो बहुत फास्ट होता है ना ही बहुत स्लो होता है। तो these reactions are neither too fast nor too slow. On the other hand, these reactions require very slow reaction required. These reactions require month or year for completion. यानी कि इस तरह के रिएक्शन को होने में सालों लग जाता है। तो जो हम लोग पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, ना तो वेरी फास्ट रिएक्शन पढ़ते हैं ना ही वेरी स्लो रिएक्शन पढ़ते हैं, इसको अलग ब्रांच से पढ़ा जाता है। क्योंकि जो वेरी फास्ट रिएक्शन है वो विजुअल पैरामीटर से डिटेक्ट नहीं हो सकता। विजुअल पैरामीटर्स होता है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कलर में चेंजिंग हो सकता है। जैसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन रॉड डीप कर दे, देन द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू व्हाइट, यानी कि कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है ब्लू से व्हाइट में चेंज हो जाता है। अभी कितने तेजी से हो रहा है वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो जो वेरी फास्ट रिएक्शन होता है वो विजुअल पैरामीटर के हिसाब से डिटेक्ट नहीं होता, बिकॉज दीज रिएक्शंस टेक प्लेस इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, जो कि हम लोग देख नहीं सकते। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मॉडरेट फास्ट और मॉडरेट स्लो रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन दीज रिएक्शंस आर नेदर टू फास्ट नॉट टू स्लो, ना तो बहुत ज्यादा फास्ट होता है ना बहुत ज्यादा स्लो होता है। तो आसानी से इस रिएक्शन को हम लोग विजुअल पैरामीटर के हिसाब से देख सकते हैं। तो विजुअल पैरामीटर क्या हो गया? पहला चेंज इन टेम्परेचर, दूसरा कलर, तीसरा जो होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया। ठीक है, विजुअल पैरामीटर्स हो गया चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, चेंज इन गैसेस प्रेशर, कह सकते हैं अदर फैक्टर भी जो होता है जो कि विजुअल पैरामीटर की सहायता से लिख सकते समझ सकते हैं।
ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए कि टाइप ऑफ रिएक्शन कितना हुआ। 3 तरह का रिएक्शन था, वेरी फास्ट, मॉडरेट फास्ट और स्लो रिएक्शन, और तीसरा टाइप था स्लो रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन किसको कहते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली हम लोग दिखाते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। अगर पूछे व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। देखिए, जैसे कोई भी हाइपोथेटिकल रिएक्शन मान लेते हैं, कोई भी इमेजिनरी रिएक्शन मान लेते हैं, ठीक है। जैसे रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बना रहे हैं हम लोग जानते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। यानी कि ये रिएक्टेंट घटेगा, ये टर्म घटेगा, और ये टर्म क्या होगा, बढ़ेगा, यानी प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करते हैं कि चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम? अगर हमको दिखाना हो तो हम ऐसे लिखते हैं माइनस, ये कंसंट्रेशन हो गया, माइनस R2 माइनस R1, T2 माइनस T1। अब इसको अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो हम लिखते हैं माइनस डेल आर बाय डेल टी। ठीक है, ये रिएक्टेंट के टर्म में। तो नेगेटिव साइन क्या इंप्लाइज करा है, नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट concentration of reactant decreases with the passage of time, with the passage of time। ठीक है, और जो पॉजिटिव साइन है, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन दूसरी तरीके से प्रोडक्ट के टर्म में लिखें तो हम लिखते हैं माइनस, जैसे यहाँ पे टर्म पहले समझा देते हैं। यहाँ पे R2 क्या है, R2 है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T2। ठीक है, और R1 जो हो गया वो हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T1। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं किसके टर्म में, रिएक्टेंट के टर्म में। अब प्रोडक्ट के टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट के टर्म में लिखना हो तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, P2 माइनस P1 बाय T2 माइनस T1। यानी ये हो गया प्लस डेल पी, ये साइन जो होता है स्क्वायर ब्रैकेट वो कंसंट्रेशन को दिखाता है, हम लोग इक्विलिब्रियम में भी पढ़े थे। तो अब ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा वो रिएक्टेंट के टर्म में हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, रिएक्टेंट के टर्म में हो गया माइनस डेल आर बाय डेल टी, और प्रोडक्ट के टर्म में हो गया प्लस डेल पी बाय डेल टी। इस तरीके से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, आसानी से। अब इसका यूनिट अगर लिखे, यूनिट क्या होगा, तो यूनिट क्या हो गया, यूनिट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय टाइम इंटरवल, बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, तो यूनिट हो गया इसका निकालना। अब कंसंट्रेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन होता है N बाई वी, यानी मोल बाय लीटर। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोल पर लीटर, और यहाँ पे सेकेंड यूज कर दिया। टाइम के लिए कुछ भी यूज कर सकते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर मिनट में लिखे तो मोल पर लीटर पर मिनट। तो इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग ये यूनिट को लिख सकते हैं, या तो मोल पर लीटर पर सेकेंड होगा, मोल पर लीटर पर मिनट होगा, एंड देन वी कैन सॉल्व इट इजीली। ठीक है, लिख लीजिए इसको। यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखें। यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड या मोल पर लीटर पर मिनट। लेकिन अगर आपके पास कोई गैसियस रिएक्शन हो तब कैसे लिखोगे, कोई भी गैसियस रिएक्शन। अब अगर गैसियस रिएक्शन हो तो इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शन, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई भी है, ए से बी है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे हम लोग चेंज इन द प्रेशर, चेंज इन पार्शियल प्रेशर, है ना। क्योंकि जब भी गैसेस रिएक्शन होगा तो कंसंट्रेशन के तुलना में
जो पार्शियल प्रेशर होता है वो ज़्यादा बेहतर यूनिट होता है। तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे चेंज इन प्रेशर बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, तो चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा, अगर एटीएम में लिखो तो एटीएम पर सेकेंड हो जाएगा, अगर बार में लिखो तो बार पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये गैसेस रिएक्शन के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग, एटीएम पर सेकेंड और बार पर सेकेंड। ठीक है, अगर मान लो आपके पास कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन, मान लो कोई भी अलग कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन, मान लो ए प्लस बी, ठीक है, सी प्लस डी। अब यहाँ पे ए बी सी एंड डी आर स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। जब भी हम लोग लिखते हैं तो जो न्यूमरल यूज करते हैं उसको कहते हैं स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका है ये स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे हम लोग, तब हम क्या करते हैं, -1/a डेल ए बाय डेल टी। ठीक है, बी के टर्म में लिखना हो तो हम लिखेंगे -1/b डेल बी बाय डेल टी। प्रोडक्ट के टर्म में लिखना हो तो लिखेंगे 1/c डेल सी बाय डेल टी, और डी के टर्म में लिखना हो तो +1/d डेल डी बाय डेल टी। ठीक है, अब यहाँ पे -del A/del t, ये क्या है, ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, क्योंकि जब भी रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो ए जो होगा वो डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज कर रहा है तो उसके लिए हम पर्टिकुलर टर्म यूज कर सकते हैं डिसअपियरेंस, और अगर बढ़ रहा है तो हम यूज करेंगे अपीयरेंस। तो यहाँ पे -del A/dt है, तो क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ये क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए हो गया। ठीक है, और अगर हम -del B/del t लिखे तो ये हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, है ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। ठीक, और अगर प्लस साइन में है, प्लस साइन में अगर लिख रहे हैं हम लोग, अगर प्लस साइन में लिख रहे हैं प्लस डेल सी बाय डेल टी, तो वो कहलाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। ठीक है, और प्लस, तो ये होगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन ए के टर्म में लिखे तो ये क्या होता है, 1/a रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ठीक है, बी के टर्म में लिखे तो ये हो गया 1/b इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। ठीक, ठीक, सी के टर्म में लिखे तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी हो जाएगा। ठीक है, और डी के टर्म में लिखे तो 1/d इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी हो जाएगा। इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए के टर्म में, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी के टर्म में, अपीयरेंस ऑफ सी के टर्म में, अपीयरेंस ऑफ डी के टर्म में। तो दीज आर द वेज बाय विच वी कैन एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शन। तो यू कैन अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन, यहाँ पे ए जो है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, वो सारा टर्म क्या है, स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अब हमारे पास जो नया टॉपिक है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन।
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताता है, ये डिफाइन करते हैं इसको, चेंज इन द कंसंट्रेशन of any of the reactant or product at a particular instant of time where time is vanishingly small yet time is infinitesimally small। जब हम बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल लेते हैं तब जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, मान लो कोई भी हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, मान लो कोई भी हाइपोथेटिकल रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट है, तो आर इंस्टेंट लिखेंगे माइनस डेल आर बाई डेल टी, और डेल टी टेंस टू जीरो, डेल टी टेंस टू जीरो रिप्रेजेंट करता है बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल को, तो ये लिख सकते हैं माइनस डेल आर बाई डेल टी इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी, ये आर स्टेंट हो गया। आर स्टेंट बराबर शॉर्ट में लिख सकते हैं माइनस डी आर बाई डी टी, और प्रोडक्ट के टर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं डीपी बाई डी टी, है ना। नेगेटिव साइन इंप्लाई करता है कि कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसको ग्राफिकली भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ any of the reactant or product at particular instant of time where time is infinitesimally small, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस डी आर बाई डी टी या प्लस डी पी बाई डी टी से। अब अगर हम उसको डायग्राम के थ्रू दिखाएं तो एक तरफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले लेते हैं हम लोग, एक तरफ टाइम इंटरवल है, तो हम जानते हैं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो कोई भी पर्टिकुलर सेट ऑफ रिएक्शन हम ले लेते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम इंटरवल ले लेते हैं, ठीक है। ये टाइम हो गया, तो ये हो गया आपका T1, ये हो गया T2, ये हो गया C2, ये हो गया C, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम दिखाना चाहें तो क्या होगा, यहाँ पे आर स्टेंट जो होगा वो होगा माइनस C2 माइनस C1 बाय T2 माइनस T1। कारण क्या है कि यहाँ पे C2 का वैल्यू जो है वो लेस देन C1 है, और रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, तो C2 माइनस C1 नेगेटिव आएगा, C2 माइनस C1 जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम ग्राफिकली दिखाए तो ये हो गया टाइम इंटरवल, इसको हम डेल आर भी लिख सकते हैं, आर स्टेंट बराबर, चाहो तो कोई एक ऐसा काट लो एरिया, तो ये हो गया डेल आर और ये डेल टी, इसे सिमिलर हम ट्राइंगल ड्रॉ करते तो आर स्टेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस डी आर बाई डी टी, ठीक है, माइनस डी आर बाई डी टी, इसको ग्राफिकली हम लोग दिखा सकते हैं, तो ये आर स्टेंट हो गया, ठीक है। स्लोप ये जो हो जाएगा वो क्या होगा, माइनस डी आर बाई डी टी हो जाएगा, किसका, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप, माइनस डी आर बाई डी टी हो जाएगा। इसका अर्थ है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम। कोई अगर प्रोडक्ट के टर्म में दिखाना चाहे तो प्रोडक्ट के टर्म में क्या होगा, ग्राफ ऊपर की तरफ चला गया, तो कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ले लो, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ले लो, टाइम हो गया ये कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ये T1, ये T2, ठीक है, ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2, तो यहाँ पे आर स्टेंट जो होगा वो प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे प्लस डी पी बाई डी टी, और ये आएगा प्लस C2 माइनस C1 T2 माइनस T1, यहाँ पे हेयर C2 ग्रेटर देन C1, C2 ग्रेटर देन C1, तो इस तरीके से ग्राफिकली भी दिखा सकते हैं ये, इसको अगर हम इसका सिमिलर ट्राइंगल निकालना चाहें तो वो भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से ले लो, ये हो गया डीपी, ये हो गया dt, सिमिलर ट्राइंगल का, तो इसका स्लोप जो हो जाएगा वो हो जाएगा, स्लोप बराबर हो जाएगा प्लस dp बाय dt, इस तरीके से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया, वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया, ठीक है। अगर आपके पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखने तो कैसे लिखोगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं बिल्कुल उसी तरीके से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी लिखते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं कि इट इज डिफाइंड एज टोटल चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल, ठीक है। तो आर एवरेज हो जाएगा टोटल चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और
product, total change in the concentration of reactant or product divided by time interval. Total change in the concentration of reactant product divided by total time interval. टोटल टाइम इंटरवल यानी आर एवरेज टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन हो गया और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। कुछ सवाल हम सब सॉल्व करेंगे ताकि हम इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से एसिमुलेट कर सके और अपकमिंग एग्जाम में इन सारी चीजों को अच्छे से समझ सके। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। हमारे पास क्वेश्चन है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बाय कांटेक्ट प्रोसेस 2SO2 गैस प्लस O2 गैस 2SO3 गैस रेट ऑफ रिएक्शन है 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इसको बनाएंगे कैसे हम लोग? देखिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो SO2 के टर्म में कैसे लिखते हैं हम लोग? 1/2 DSO2 या डेल dt लिखते हैं। O2 के टर्म में क्या लिखते हैं? माइनस DO2/dt। और SO3 के टर्म में क्या लिखते हैं? क्योंकि SO3 प्रोडक्ट है तो प्लस साइन देंगे, DSO3/dt लिखते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन कितना दिया हुआ? वो दिया है 2.10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। निकालने क्या कह रहा है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 यानी कि ये निकालने कह रहा है हमको। निकालना क्या है? माइनस DSO2/dt। ये पता नहीं हमको। तो रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू दिया हुआ है। ये रेट ऑफ रिएक्शन कितना है? रेट ऑफ रिएक्शन है 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसलिए माइनस हाफ DSO2/dt जो होगा वो हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁴ और माइनस DSO2/dt यानी रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो हो जाएगा वो इसका ये 2 जो होगा यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁴ यानी हो जाएगा -5 इंटू 10 सॉरी इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, वो है 5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो पहले ही बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस के टर्म में आसानी से लिख सकते हैं, पता है अगर हमको तो ये सॉल्व आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए रिएक्शन N2 गैस प्लस 3H2 गैस 2NH3 गैस रेट ऑफ अपीयरेंस दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस पूछ रहा है। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? जैसे लास्ट टाइम बनाए थे वैसे ही उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? तो रेट ऑफ रिएक्शन हम पहले लिख देते सबके टर्म में। N2 के टर्म में क्या होगा? माइनस dN2/dt हो जाएगा। S2 के टर्म में लिखिए तो ये हो जाएगा -1/3 dS2/dt। NS3 के टर्म में लिखे तो ये हो जाएगा 1/dNS3/dt। इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब दिया हुआ क्या है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 यानी हमको गिवन है dNS3/dt। इसका वैल्यू दिया हुआ है हमको कितना? 2.5 इंटू 10⁻⁴। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो तो होगा हाफ ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? हाफ इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁴। ये आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻⁴। ये रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है? रेट ऑफ रिएक्शन दो ऑप्शन है तो ए छट गया, डी छट गया, बचा आपका बी और सी। अब हमको देखना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ S2 क्या होगा। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ S2 यानी हमको क्या निकालना है? DS2/-DS2/dt। तो -DS2/dt क्या होगा? पता चल रहा है एक्सप्रेशन से, ये 3 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन होगा। 3 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन यानी 3 रेट ऑफ रिएक्शन मेरा कितना है? 1.25 इंटू 10⁻⁴। तो वैल्यू आ जाएगा 3.75 इंटू 10⁻⁴।
मोल पर लीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कुछ और कुछ को डील करते हैं, एंड देन वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है। हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BrO3 प्लस 5Br माइनस प्लस 6H प्लस द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन इज रिलेटेड टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा, वो होगा रेट ऑफ रिएक्शन बराबर माइनस DBr बाई एफ 5 × dt। ठीक है। और Br2 के टर्म में होगा, ये हो जाएगा Br2 का स्टैचोमेट्रिक ऑप्शन 3 है, तो ये हो जाएगा 1/3 क्योंकि प्रोडक्ट है, तो DBr2 बाई dt। अब जाहिर सी बात है कि DBr2/dt जो हो जाएगा वो हो जाएगा -3/5 DBr माइनस dt। ये इस तरीके से बन जाएगा सवाल। तो DBr2/dt इक्वल टू हो गया -3/5 DBr माइनस dt। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस साइन दिया हुआ, इसमें प्लस साइन दिया हुआ। डी इज द राइट आंसर। ये हो गया DBr2/dt इक्वल टू -3/5 DBr/dt। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ कि फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 दो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, एक का रेट कांस्टेंट के दिया हुआ, एक के डैश दिया हुआ। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा हम पहले ही बताए कैसे लिखते हैं, N2O5 के टर्म में पहला हो जाएगा -1/2 N2O5 बाय dt, है ना। और रेट जो हो जाएगा, रेट दिया हुआ कितना, रेट पहले वाले केस में दिया हुआ है KN2O5, है ना। अच्छा, दूसरे केस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सेकेंड केस में जो DN2O5/dt है वो हो जाएगा K-N2O5। ठीक है। अब जाहिर सी बात है इसका हाफ करेंगे तभी R2 आएगा। R2 जो आएगा वो क्या होगा, यानी कि हम कह सकते हैं हाफ TN2O5/dt इक्वल टू हो जाएगा ये K-N2O5/2। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और ये ऑलरेडी दिया हुआ है। इसका अर्थ क्या हुआ कि K-N2O5/2 इक्वल टू KN2O5 होगा। N2O5 खत्म, यानी K- बराबर क्या हो जाएगा, 2K हो जाएगा। तो K- बराबर 2K क्या है, यानी B इज द राइट आंसर। इस तरीके से हम इसका क्वेश्चन बना सकते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मोलेकुलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे ताकि हम इस पर क्वेश्चन बना सकें। आज के लिए बस इतना ही।